भारत में उच्च शिक्षा की बात करते ही एक नाम अपने आप सामने आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी। यह संस्था किसी विश्वविद्यालय की तरह छात्रों को डिग्री नहीं देती, न ही यह कोई कॉलेज चलाती है, लेकिन इसके फैसले करोड़ों छात्रों के भविष्य की दिशा तय करते हैं। यूजीसी का अस्तित्व जितना शांत और कागजों में दर्ज दिखता है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा और व्यापक है। आज भारत में जो भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है, जो भी डिग्री वैध मानी जाती है और जो भी उच्च शिक्षा का ढांचा खड़ा है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में यूजीसी की भूमिका रही है। यूजीसी की कहानी भारत की आजादी के बाद शुरू होती है, लेकिन इसकी जड़ें उससे भी पहले के दौर में मिलती हैं। आजादी से पहले भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई थी। कुछ विश्वविद्यालय ब्रिटिश मॉडल पर चल रहे थे, कुछ रियासतों के नियंत्रण में थे और कुछ निजी या धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित थे। न कोई समान मानक था, न गुणवत्ता का कोई केंद्रीय पैमाना। शिक्षा का स्तर स्थान और संसाधनों पर निर्भर करता था। आजादी के बाद जब भारत ने खुद को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश शुरू की, तो यह साफ हो गया कि बिना एक मजबूत और संगठित उच्च शिक्षा प्रणाली के यह संभव नहीं होगा। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने पहली बार गंभीरता से यह सवाल उठाया कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि एक केंद्रीय संस्था होनी चाहिए जो विश्वविद्यालयों को अनुदान दे, उनके मानकों की निगरानी करे और उच्च शिक्षा को एक दिशा दे। यही विचार आगे चलकर यूजीसी की नींव बना। 1953 में यूजीसी को एक अस्थायी संस्था के रूप में स्थापित किया गया और 1956 में संसद द्वारा पारित यूजीसी अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। यहीं से यूजीसी आधिकारिक रूप से भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का नियामक बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट था, विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय करना, मानकों को बनाए रखना और सुधार को प्रोत्साहित करना। यूजीसी को जो अधिकार दिए गए वे काफी व्यापक थे। यह तय करना कि कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय कहलाएगा, कौन सी डिग्री मान्य होगी और किन संस्थानों को सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी, यह सब यूजीसी के दायरे में आया। इसका मतलब यह था कि यूजीसी केवल एक फंडिंग एजेंसी नहीं थी, बल्कि यह गुणवत्ता और वैधता की संरक्षक भी बन गई। समय के साथ भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी। शुरू में कुछ दर्जन विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी है, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज शामिल हैं। इस विस्तार के साथ चुनौतियां भी बढ़ीं। हर संस्थान की गुणवत्ता एक सी नहीं थी। कहीं रिसर्च पर जोर था तो कहीं सिर्फ डिग्री बांटने का चलन। ऐसे में यूजीसी की भूमिका और भी जटिल हो गई। यूजीसी ने मानकों को बनाए रखने के लिए कई नियम और विनियम बनाए। न्यूनतम योग्यताएं तय की गईं, शिक्षकों के लिए, पाठ्यक्रमों के लिए और बुनियादी ढांचे के लिए। यह तय किया गया कि किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। इसके साथ ही यूजीसी ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उच्च शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा वर्गों तक सीमित न रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं। यूजीसी की सबसे अहम भूमिकाओं में से एक रही है फंडिंग। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए जो धन आवंटित किया जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा यूजीसी के माध्यम से विश्वविद्यालयों तक पहुंचता है। यह फंडिंग सिर्फ इमारतें बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स और अकादमिक विकास के लिए भी होती है। जेआरएफ और एसआरएफ जैसी फेलोशिप्स ने लाखों छात्रों को रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन जैसे जैसे यूजीसी का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे इस पर सवाल भी उठने लगे। आलोचकों का कहना था कि यूजीसी बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है।
एक संस्था पूरे देश की विविध शिक्षा व्यवस्था को एक ही पैमाने से मापने की कोशिश कर रही है, जो हमेशा व्यावहारिक नहीं होती। कई विश्वविद्यालयों ने यह भी आरोप लगाया कि यूजीसी के नियम नवाचार को सीमित करते हैं और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर डालते हैं। समय समय पर यूजीसी के निर्णय विवादों में रहे हैं, कभी पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर, कभी शिक्षकों की नियुक्ति के मानकों को लेकर, तो कभी फेलोशिप्स में कटौती को लेकर। छात्रों के बीच यूजीसी अक्सर एक ऐसी संस्था के रूप में देखी जाती रही है जो उनके जीवन को सीधे प्रभावित करती है, लेकिन जिसकी कार्यप्रणाली आमतौर पर पारदर्शी नहीं दिखती। 21वीं सदी में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक नए मोड़ पर खड़ी है। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ा है। इन सब बदलावों ने यूजीसी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पुराने नियम नए समय के लिए पर्याप्त नहीं लगने लगे। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने कई सुधारों की शुरुआत की। ग्रेडिंग और एक्रेडिटेशन को बढ़ावा दिया गया। एनएएसी जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाने लगा। स्वायत्त कॉलेजों की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया ताकि अच्छे संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। उद्देश्य यह था कि नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। हाल के वर्षों में यूजीसी का रिश्ता नई शिक्षा नीति से भी जुड़ गया है। एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है। बहुविषयक शिक्षा, क्रेडिट ट्रांसफर, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम जैसी अवधारणाएं सामने आईं। इन सब को लागू करने में यूजीसी की भूमिका केंद्रीय है, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और संस्थानों की तैयारी, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। यूजीसी को लेकर एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संस्था भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल पाएगी। आज दुनिया की शीर्ष विश्वविद्यालय प्रणालियां रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री सहयोग पर आधारित हैं। भारत में अभी भी कई विश्वविद्यालय बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे शिक्षकों की कमी, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमित फंडिंग। ऐसे में यूजीसी से उम्मीद की जाती है कि वह सिर्फ नियम बनाने वाली संस्था न रहे, बल्कि एक सक्षम मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। छात्रों के लिए यूजीसी अक्सर एक दूर की सत्ता जैसी लगती है, लेकिन इसके फैसले उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। डिग्री की मान्यता, परीक्षा प्रणाली, स्कॉलरशिप्स और रिसर्च के अवसर, यह सब कहीं न कहीं यूजीसी की नीतियों से जुड़ा होता है। यही कारण है कि जब भी यूजीसी कोई बड़ा बदलाव करता है तो उसका असर सीधे कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई देता है। यूजीसी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह संतुलन कैसे बनाती है, नियंत्रण और स्वायत्तता के बीच, परंपरा और नवाचार के बीच, और गुणवत्ता और विस्तार के बीच। भारत जैसे विशाल और विविध देश में उच्च शिक्षा को एक दिशा देना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर यूजीसी अपने मूल उद्देश्य को याद रखते हुए समय के साथ खुद को बदलने में सफल होती है, तो यह संस्था आने वाले दशकों में भी उतनी ही प्रासंगिक रह सकती है। आज यूजीसी सिर्फ एक सरकारी निकाय नहीं है, यह भारत की बौद्धिक संरचना का एक अहम स्तंभ है। इसकी ताकत इसके नियमों में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जो यह देश की उच्च शिक्षा के लिए अपनाती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह दृष्टि भविष्य की चुनौतियों के सामने टिक पाएगी या इसे खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा? यही सवाल यूजीसी की कहानी को आज भी जारी रखता है।